फूले अम्बेडकरी विचारधारा की शुरुआत होने से पहले, बाम सेफ के काम करने से नहीं, 84 के पहले हमारे चूंकि बगल के हैं, पूर्व परिचय थी, रिलेशनशिप भी था। तो भीम सिंह जी हरिहर वर्मा जी के सानिध्य में, BL चौधरी के सानिध्य। तो भीम सिंह पटेल, हरिहर वर्मा और BL चौधरी, इन 3 लोगों ने पूरे रीवा जिले में कैडर का काम शुरू किया और ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन स्टार्ट। मेरे जैसा व्यक्ति भी 84 तक BR अम्बेडकर को नहीं जानता था, नाम पढ़ा था जितना मैंने प्राइमरी चीज में पढ़ा था, बाकी फिर अम्बेडकर के विषय में पढ़ने का कोई। भीम सिंह जी सानिध्य में आए। वाकिबा ये 23 सितंबर 88 का है। भीम सिंह जी ने एक पत्र लिखा 23 सितंबर 88 को, पर्सिया में एक कैडर कैंप रखा और जो पत्र लिखा, मेरे नाम से जो पत्र आया वो अंतर्देशी का पत्र, बाकी पोस्ट कार्ड में वहाँ उपस्थित रहने का सब लेकर आएगा। और भीम सिंह जी के पत्र की वर्डिंग थी, आदरणीय मास्टर साहब, मेरी आपसे रूबरू पहचान नहीं है, पर विचारों की सहमति के कारण आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व सौंपता हूँ कि इस कार्यक्रम की तैयारी आपको करना है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कैडर कैंप 23 सितंबर 88 के कैडर कैंप की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी आप स्वयं संभालेंगे। ये अंतर्देशी में मेरे कार्ड है। मैं उस कैडर का पूरी तरह से तैयारी की और लगभग 2-250 लोग आए। तहसीलदार साहब BL चौधरी साहब नहीं पहुंचे, पर हरिहर वर्मा और भीम सिंह जी पहुंचे। कार्यक्रम हुआ, तो 5-6 घंटे का बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने समझाया। मैं काम करता था, क्योंकि हमारा गांव राम लखन सिंह जी जनता दल के नेता थे, तो पूरा गांव जनता दल में काम करता था। पर मैं काम करना बहुजन का शुरू कर दिया। लेकिन इसी तारीख को मैंने ये घोषणा की और इस शब्द के साथ कि मैं आज घोषणा करता हूँ कि जब तक जीऊंगा इस फूले अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाने के लिए मैं जीवन पर्यंत काम करूँ। परिस्थितियों बस चाहे मुझे गांव में रहना पड़े या गांव छोड़ना पड़े, वहीं से ये संघर्ष मेरा और SKI भीम सिंह जी का साथ स्टार्ट होता है। वो भी वक्त थे जब अपने लोगों के पास कुछ नहीं था। भीम सिंह जी के पास एक टूटी स्कूटर थी, कभी किक से स्टार्ट हो जाती थी, कभी धक्के से। तो थर आए, मुझे पता लगाएं और फिर निर्धारित कैडर पर दोनों लोगों को जाना, तो साथ साथ रहना था। तो कभी स्कूटर नहीं स्टार्ट होती तो धक्के मारना, और स्कूटर स्टार्ट करके कैडर चलता रहा। स्थिति ये बनी कि भीम सिंह जी ने रीवा जिले की हर पंचायत में पूरा कैडर कर डाला और एक बहुजन मूवमेंट की लहर दौड़ गई। अच्छा वक्ता भी थे। वक्ता पर आ रहा हूँ सर, आ रहा। और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब भीम सिंह जी नौकरी नहीं छोड़े थे। बिमला जी, सोनिया जी लोकसभा का इलेक्शन लड़े। हम लोग पूरी मनसा और मुस्तैदी के साथ बिमला जी के साथ थे। और त्योंथर में
ऐतिहासिक वोट बहुजन समाज पार्टी को इंडिया में नंबर 1 विधानसभा त्योंथर 29,000 वोट हम लोगों ने कलेक्ट किए। सारे दल पीछे टॉप 1 पर, और इंडिया में टॉप 1 की विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए जाती है। बिमला जी के चुनाव के बाद काशीराम साहब ने विधानसभा का चुनाव है तो काशीराम साहब ने भीम सिंह को बुलाया, कहा पटेल चुनाव लड़ना है। बोले सर नहीं चुनाव लड़ना है। काशीराम साहब ने भीम सिंह, उस समय बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत अच्छा काम हुआ करता था। कार्यकर्ताओं से कैंडिडेट कौन हो ये राय ली जाती थी, और उस राय वाली श्रेणी में मेरा भी, मुझसे इस विषय में पूछा गया कि त्योंथर का कैंडिडेट 3 नाम लिए गए, रामकिशोर साहू, डॉक्टर टीपी सिंह और भीम सिंह। तीनों लोगों का कंपैरिजन मैंने कहा। तीनों लोग अच्छे वर्कर हैं, तीनों लोग चुनाव लड़ने लायक हैं, पर जहां कंपैरिजन का प्रश्न है तो अगर मास्टर साहब भीम सिंह जी चुनाव लड़े तो वो सबसे अच्छे करें। तीनों लोग अच्छे हैं, तीनों लोग अच्छे वर्कर हैं, पर जब 3 लोगों में ही आप कंपैरिजन का कैलकुलेशन मानते हैं, हो सकता है इस तरह की बात हमारे और वर्करों से बात कही गई हो और भीम सिंह जी को विधानसभा दे दिया, इस्तीफा इनने दे दिया। चुनाव में पर्चा डालने से पहले इन्हें इस्तीफा ले दिया, लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं। चुनाव हारने के बाद, पहला विधानसभा चुनाव भीम सिंह जी हारते हैं, 22,000 वोट मिलता है और चुनाव हार जाते हैं। तब कलेक्टर बुलाया चुनाव हारने के बाद कि आप अपना इस्तीफा वाला लेटर वापस ले लीजिए, अब आप चुनाव हार गए, आप पुनः अपनी नौकरी ले लीजिए, कोई इतराज नहीं है, आप अपना इस्तीफा वाला लेटर वापस ले लीजिए, चूंकि अभी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। भीम सिंह ने कहा सर ये आपका काम है, मैंने इस्तीफा दे दिया, अर्थात मैंने नौकरी छोड़ दी, आप मुझे नौकरी में रखते हैं नहीं रखते ये आपका काम है, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी। और फिर इन्हें नौकरी नहीं किया। 95 में चुनाव होता है, भीम सिंह जी को टिकट मिलती है और भीम सिंह जी केवल और केवल 75,000 रुपया खर्च करके सांसद बन जाते हैं। 75,000, ओनली 75,000 ये सांसद बन जाते। लोगों में भ्रम है, लोगों को कुछ जानकारियां नहीं है तो बोल देते हैं भीम सिंह भाजपा के पहले सांसद, लेकिन ये भाजपा के पहले सांसद नहीं, 3 सांसद हो चुके। हरभजन सिंह लाखा, रामकृष्ण यादव, बहन मायावती जी विजयनगर से, हरभजन लाखा, रामकृष्ण यादव, लेकिन और एक बहुत जबरदस्त घटना घटती है सरकार बनाने के परिस्थिति। स्थिति ऐसी पैदा हुई कि अगर भीम सिंह अपोजिट में वोट करते हैं
तो मिस्टर नरसिंहा राव की सरकार गिर जाती। वोटिंग में भाग नहीं लेते तो नरसिंहा की सरकार बच जाती। ऐसी परिस्थिति निर्मित थी। ये भीम सिंह जी का जो निर्णय था देश समाज के प्रति, ये हमारे लोगों को समझना। उस समय 3 करोड़ रुपया बहुत थे। भीम सिंह जी को 3 करोड़ रुपया और मंत्री पद दिया जा रहा था। सेंटर में आप मंत्री बना देंगे आपको, और 3 करोड़ रुपया आपको नकद देंगे। चूंकि आप अकेले सांसद हो, तो अगर भीम सिंह जी कांग्रेस में शामिल होते तो चुनावों की कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती। बीएसपी कांग्रेस में शामिल हो, ये बात है। चूंकि अकेले सांसद ने कहा, मुझे जनता ने इसके लिए सांसद नहीं बनाया और मैं पार्टी के विचारों के खिलाफ कोई काम करने वाला नहीं। काशीराम साहब ने कहा, पटेल कल बैठक में नहीं जाना है, ये साहब का जजमेंट। कल आपको सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले बैठक में आपको उपस्थित नहीं होना है, अर्थात कांग्रेस की सरकार बचानी है। साहब का निर्देश था, काशीराम साहब का, और भीम सिंह जी ने फॉलो किया। कई बार लोगों ने हमसे चर्चा किया, भीम सिंह जी ने पैसा लिया, भीम सिंह पैसा लेकर के ये काम किए। तुमने कहा, हो सकता है आपने देखा हो पैसा लेते, हो सकता है कि आपके विचार में भीम सिंह ने पैसा लिया, ये मैं बात कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये कहते हो कि भीम सिंह का आपसे खास कोई नहीं है, तो इसका मतलब भीम सिंह के विषय में मुझसे ज्यादा भी जानकारी आपको नहीं है, और मेरी जानकारी में भीम सिंह ने पैसा नहीं लिया। और वो उदाहरण भी है कि भीम सिंह जी बिना पैसे के मर गए, दवा के लिए पैसे नहीं थे, नहीं आज भीम सिंह आपके बीच में होते, पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और इस हमारे बीच से चले गए। तो अभी सर ने कहा भीम सिंह जी वक्ता थे, ऐसे थे। भीम सिंह जी वक्ता नहीं थे, भीम सिंह जी ऐसे ओजस्वी वक्ता थे कि जब वो वर्ण व्यवस्था पर बोलने लगते थे, समाज में बहुजन समाज की बात करने लगते थे, तो लोगों का माइंड दुनिया की सारी चीजें भूलकर भीम सिंह को सुनने में मगन हो जाती थी। बगल से गाड़ी क्रॉस हो जाती थी, लेकिन लोगों को नहीं पता थी कि गाड़ी गई कि नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ भीम सिंह जी के भाषण लोग पसंद करते। लाखों की भीड़ लगती थी छोटे छोटे कार्यक्रमों में भीम सिंह की। मैं 2-3 घटना इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने भीम सिंह जी को आतंकवाद पर बोलना था लोकसभा, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट कौन थे ध्यान में मैं नहीं आ रही, लेकिन ये पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय इस सांसद थी। जब इनको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा था तो ये नाराज हुई, और टाइम अलाट न होने के बाद भीम सिंह जी खड़े हो गए कि मैं आज बोलूंगा, आप लोग मुझे आतंकवाद पर बोलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहे। मैं संसदीय दल का अपने दल का लीडर हूँ, और संसदीय दल के लीडर को आप आतंकवाद पर बोलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहे।
तब ममता बनर्जी ने कहा, आदरणीय सांसद जी आप बैठ जाएं, समय आपको दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको समय दे। माननीय भीम सिंह जी को लोकसभा स्पीकर ने 2 मिनट का समय दिया आतंकवाद पर बोलने के लिए। लेकिन भीम सिंह जी जब लोकसभा में बोलना स्टार्ट किए, 14 मिनट की स्पीच लोकसभा में हुई और स्पीकर घंटी तब बजाया जब इनने अपना भाषण समाप्त करके कहा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस विषय में सिर्फ मुझे इतना ही कहना था। अब जब उनने अपना भाषण बंद कर दिया तब स्पीकर ये आज भी लेख, और उसमें उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था कांग्रेस गवर्नमेंट नरसिम्हा राव को, तो सबसे बड़ा चैलेंज था। अभी पिछले एक बार मुझसे किसी व्यक्ति ने चर्चा किया कि क्या हमारे बैकवर्ड के सांसदों ने कभी जात की बात पर लोकसभा में बात किया। मैं उनको भी बताया कि भीम सिंह जी का जो इस पर सबसे बड़ा फोकस था कि सबसे बड़ा आतंक इस सरकार है और इस देश की सामाजिक व्यवस्था है। अगर इस देश में आतंकवाद पूर्णतः खत्म करना चाहते हो तो इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म करनी पड़ेगी। इस देश में जातियां खत्म कर दो, अपने आप इस देश का आतंकवाद खत्म। और अगर वाकई में ईमानदारी से करना चाहते हो तो जातियां खत्म करके दिखाओ। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि जातियां पाल कर ही तो आप सब ये पहले ऐसे भीम सिंह। मैं दिल्ली में था ईरान में, क्योंकि ये मेरा दुर्भाग्य है या समाज का भी दुर्भाग्य, उनके जीतने के बाद पर्सनल सेक्रेटरी का पोस्ट मेरे लिए भीम सिंह जी ने 6 महीने खाली रखा। बार बार कहते रहे गुरु जी आप आइए, वो मेरे साथ रहिए। मेरी घरेलू व्यवस्था थी कि मैंने इस पद को ग्रहण किया और मुझे लगता था कि तो हमारी ही सरकार आने वाली है, हमारे ही सांसद विधायक होते रहे, हमारा जो भी आदमी हमसे ज़्यादा काम कर सकता है पर्सनल सेक्रेटरी का वो रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य था। संसद के बाद भी बहुत सारी भीम सिंह जी की लाइफ में कमियां आई। मैं हमेशा कमेंट करता भीम सिंह जी एक बार बड़े दुखी होकर कहा कि गुरु जी इसमें मेरा अकेले का दोष नहीं, आप पर्सनल सेक्रेटरी होते तो शायद ये ना, पर कर ही क्या सकते, क्योंकि मेरे हाथ से वो सारी चीजें। लेकिन जब बीएसपी और इन सारी चीजों से भीम सिंह जी को दरकिनार करने का काम सर भोजन का चलिए मिलेगा तो भी ठीक, नहीं तो ऐसा दौर आया कि भीम सिंह जी को बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी। ये 2000 का छोड़नी पड़ी कि छोड़वाया गया सर? वैसा न कहे, छोड़नी पड़ी। अच्छा, अब ये तो दूसरा विषय हो जाए। ब्राह्मणों के प्रवेश के बाद अच्छा 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 वो थे तभी ब्राह्मण प्रवेश हुआ है। निराश हुआ मैं भी काम करना बंद कर दिया था भीम सिंह के पार्टी छोड़ने से पहले। मैं सोशल इंजीनियरिंग की ही भाषा से मुझे लगने लगा था कि मेरा आंदोलन दूसरे क्या, परिवार को चलाने के लिए मैंने भैंस पाली। भीम सिंह जी मेरे हरी पर मुझे बड़ा बुरा लगा कि बगैर बताए
बगैर बताए आप आ गए और इस समय मेरा चारा भूसा डालने का समय है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको। बोले ठीक है, आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं वेट करूंगा। मैं भी बड़ा खड़ा माइंड, मैं अपने वर्क में बताऊंगा फिर बाद में भी इसके बाद कि गंगा बड़े जी के उपस्थिति में भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैं भैंस चराने चला गया था। ये अजब चीज है। तो मैं जब भैंसों को चारा पत्ती दे के फुर्सत हुआ तो बोले गुरुजी, बोले मेरा मन है कि छोटी छोटी दुकानें चलाकर समाज को पैसे लगाना। बड़ी दुकान नहीं चला सकते तो छोटी दुकान। हमने कहा पर्पज बताइए, पहाड़ा मत पढ़ाइए। बोले डॉक्टर सोनेलाल बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, तो क्यों ना अपना दल में चलकर बहुजन मूवमेंट को चलाया जाए। हमने कहा सर ये गलती मत करिए, कल सोनेलाल भी गड़बड़ कर सकता है, तो फिर कहाँ भड़कूं, पड़े रहो यहीं। जब कभी संगठन के लोगों को समझ में आएगा तो काम स्टार्ट होगा। मन्नत है कुछ नहीं। बड़ी एक बात मेरी कमजोरी जानते थे कि रामगोपाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बोले सर पूरे रीवा जिले में आप अकेले व्यक्ति हो जिसके पास मैं ये कहने का आया क्या मेरे साथ, और आपके अलावा मैं किसी से कहूँगा भी। बड़ी विषम परिस्थिति मेरे अंदर पैदा हुई, क्या करूँ। मैंने कहा ठीक, विचार करेंगे इस विषय में, अभी मैं आपको हाँ और ना में उत्तर नहीं दे सकता सर। बोले ठीक। उस दिन रुके नहीं, शाम को तीसरे दिन फिर आए और बोले आज साथ में चलना है। आज साथ अपना दल सांसद जी ने ज्वाइन किया। दुर्भाग्य से मुझे उस दिन ये बैजू धर्मशाला रीवा में भीम सिंह जी को ज्वाइनिंग लेना, उनके ज्वाइनिंग के बाद में हाल से बाहर चला आया। रोड पर कुछ पुराने मित्र मिल गए, मैं बैठा चाय ले रहा। अनाउंस हुआ, 2-3 लोग दौड़ करके आए कि चाचा जी आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है, बता दीजिए मेरी अपना दल ज्वाइन नहीं किया और न मैं अपना दल में काम कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अपना दल बहुजन मूवमेंट चलाएगा। जंग बहादुर पटेल थे, डॉक्टर सोनेलाल जी थे, और 2-3 खास भीम सिंह जी थे। भीम सिंह जी मंच से निकले बाहर, मंच से बाहर निकल के आए। एक आदमी को कहा बैठे, और ना आते हो वहां से तो मैं चल रहा। तो वो बताया कि चाचा नहीं आ रहे। बोले ठीक है। तो इधर से ये बैजू धर्मशाला की सीढ़ी से उतरने वाले थे, उधर से एक आदमी से दौड़ के कहा सांसद जी आपको यहाँ बुलाने आ रहे हैं। मैं जल्दी और मैंने वहां सवाल रखा डॉक्टर सोनेलाल जी से, मेरी वहाँ की फर्स्ट स्पीच अपना दल में, तो मैंने बिल्कुल सीधे सवाल रखा कि अगर ये बहुजन मूवमेंट आप चलाएंगे तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बहुजन मूवमेंट के अलावा आप कोई भी पॉलिटिक्स में गड़बड़ करेंगे तो मैं आपके साथ रहने वाला नहीं। फिर मेरी ही बात पर उस दिन का पूरा डॉक्टर सोनेलाल जी बोले अच्छा था। वो दिन मेरे और भीम सिंह जी के लिए बहुत सुखद पल थे। बहुत अच्छा लगता था इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को चलाने की। बड़े प्रबल वक्ता और बड़े मुस्तैदी से काम चल रहा था, पर ये समाज लालची। उसी पीरियड डॉक्टर सोनेलाल जी ने बीजेपी से इलेक्शन अलायंस किया। मैंने सवाल दागा डॉक्टर साहब से कि सर
ये क्या हो गया? उनने कहा 35 असेंबली के कैंडिडेट हमारे सेकंड पोजीशन पर थे, जिनको टिकट बीजेपी अलायंस में अपना दल की रहेगी, और ये मेरे 35 जीत जाएंगे। 28 थर्ड पोल पर थे, उनमें से कुछ लोगों को टिकट बीजेपी के समझौते में लगभग उस समय 60 या 65 सीट पर इन लोगों का समझौता हुआ। तो कहीं हम 40 से 50 के बीच में चुनाव जीत लेंगे, और अगर 50 जीत लेंगे तो सरकार मेरे सहयोग से बनेगी, और अगर मेरे सहयोग से सरकार बनेगी तो मेरे हित में काम करेगी। मेरा सवाल था, दादा भाई काश ऐसा ना हुआ और एक भी मेंबर बीजेपी अपना दल अलायंस में चुनाव नहीं जीते। तो जब मैंने पूछा डॉक्टर सोनेलाल जी से कि दादा भाई क्या हुआ, उनको याद था। सोनेलाल जी हमको हमेशा साथी जी कहा करते थे, क्योंकि मैं भीम सिंह जी के साथ गया था। बोले साथी जी, उत्तर ये है कि काश ऐसा ही हुआ जैसा आप, उनका उत्तर था। साथी जी, आपका सवाल था काश ऐसा ना हुआ तो जो आपको शंका थी वही हुआ। लेकिन एक चीज मैं आज आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने जीवन में किसी भी ब्राह्मणवादी विचारधारा की पार्टी से इलेक्शन अलायंस नहीं करूंगा, ये उनकी स्टैंड। तो यहाँ भीम सिंह जी के वक्ता की बात है सर, ये तो असेंबली की बात है। मैं दिल्ली में था, राजस्थान से कुछ लोग आए, बोले पटेल साहब आपका मेरे को कार्यक्रम चाहिए। भीम सिंह जी ने कहा माधवर जी का ले लीजिए, बहन जी का कार्यक्रम ले लीजिए, मेरा इस डेट पर कार्यक्रम बुक है। उन्होंने कहा आप डेट खाली बताओ, 3 महीने में वेट करूंगा। 3 महीने के अंदर पटेल साहब जो डेट आपकी खाली हो वो डेट हमको चाहिए, मुझे कार्यक्रम चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पटेल साहब का चाहिए। उस समय बहुजन राजनीति में भीम सिंह पटेल के अलावा कोई किसी लीडर को सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भीम सिंह जी को भी जितना समाज के लिए समर्पित भाव से करना चाहिए, कहीं न कहीं उम्र के हिसाब से नहीं कर पाए। जीवन ही लड़खड़ा गया, पलता जिंदगी मेरे मधुर संबंध रहे। आज भी उनके परिवार से भीम सिंह जी मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श थे। भीम सिंह जी की अर्थी आज भी मैं अपने मेन गेट के सामने टांग के रखा हूँ, और उस अस्थि कलश में युग प्रणेता मनोहर आज मेरे पास संचित है। तो ऐसे थे महान नेता, महान त्यागी भीम सिंह जी, जिन पर किताब लिखा है किसी ने, भी पब्लिश नहीं हुई, वो महेश पत्रकार जी, देखिए कब तक होता है। बहुत सारे उनके जीवन के जो अंग थे, नमक रोटी खा के आपके बीच में से सो जाना, ये उनका जीवन था। थैंक यू।